चलिए, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे लेट सपोज मेरे पास ये कोई कंपाउंड था AgNH3 ट्वाइस और यहाँ पे आ गया इसका प्लस साइन, राइट। तो मेरे को क्या करना था, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स था, तो इसका नाम कैसे हमने लिखा था, ये क्या था हमारा लिगेंड था, ये सेंट्रल मेटल एटम था, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो बार ही हमारा अमोनिया लगा है तो इसका नाम हम लिखेंगे डाई अमाइन सिल्वर। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन में, Ag is X, NH3 अगर हमने देखा था तो 0 into 2 equal to +1, तो X equal to 1 आ गया, तो सिल्वर 1 आयन, यहाँ पे हम लिख देंगे सिल्वर 1 आयन। तो ये था हमारा, ये तो केटायनिक के लिए था। ऐसे ही अगर हम न्यूट्रल के लिए बात करें तो ये था NiCO4, तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, क्योंकि टेट्रा 4 के लिए आ गया, CO के लिए कार्बोनाइल आ गया, निकल, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर आयन नहीं आएगा। इसके बाद हम एक और लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिया FeCN6 3+, तो ये क्या आएगा, ये क्या है 6 के लिए क्या यूज होता है हेक्सा, CN क्या है साइनो। अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, X प्लस CN is -1 into 6 equal to -3, X equal to 3। अब ये क्या है आयरन, सॉरी यहाँ पे हम -3 लेंगे क्योंकि एनायनिक ले रहे थे हम। एनायनिक में क्या था, ये जो फेरस था आयरन था, हम उसका लैटिन नेम लेंगे, तो ये क्या होता है फेरन, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे फेरेट, 8 हम लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 आयन। जब भी हम एनायनिक लेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे 8, कॉपर होगा तो क्यूपरेट, निकल होगा तो निकलेट, कोबाल्ट होगा तो निकलेट, प्लैटिनम होगा तो प्लैटिनेट, तो 8 लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे कॉपर था तो कॉपर 8 नहीं करना है, क्यूपरेट करना है, फेरेट, फेरन था तो फेरेट लगा दिया। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसमें से एक नहीं हुआ, NiPyEnNH3+2 किस नंबर पे है? पलक ने क्वेश्चन पूछा है NiPyEnNH3 ये कुछ, हाँ जी ये दे दीजिए। पलक यही कह रहे हो? यस सर। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमने पेरिडीन डाल दिया, ठीक है जी। अब पेरिडीन के लिए मैंने आपको एक शीट भेजी थी, अगर आप लोगों के पास है तो। अच्छा, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, हमने इफेक्टिव एटॉमिक, इसका EN निकालना था, ये नॉमेनक्लेचर है बेटा। सर EN निकालना है, हमें करना क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था EAN का, इसका एटॉमिक नंबर EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये था। हमें एटॉमिक नंबर, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होगा भैया 28। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, PY पिरिडीन, पिरिडीन के ऊपर क्या चार्ज आता है भैया, अगर हम पिरिडीन के ऊपर चार्ज निकालें तो क्या आता है, पिरिडीन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल,
En is a neutral molecule, NH3 is a neutral molecule. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? X इक्वल टू +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने -2 कर दिया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? निकल जो है एक तरफ तो py से लग गया, अब En जो है वो दो तरफ से आके लगेगा, ये py ये लगा दिया, यहाँ पे NH3 लगा दिया, और En कुछ ऐसे लगेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। तो क्या हो जाएगा? 26 + 8 36 क्रोमियम वाला आ जाएगा, सॉरी क्रिप्टॉन वाला आ जाएगा। ठीक है जी, ये En दो जगह से लगता है, डाइडेंटेट है ये। ठीक है पलक जी? Yes, sir. चलिए, ये तो था हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या आते हैं, अभी तो देखो जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम लिखा, इसके साथ में कभी कभी क्या बोलता है कि भैया हमें कंपाउंड का नाम दे देगा और कहेगा कि हमें वो कंपाउंड ड्रॉ करना है, हमें वो कंपाउंड ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ कंपाउंड के, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब मुझे ये पता चल गया कि ये चीज बाद में आई, तो मतलब ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये क्या है? कैटायनिक है, और ये वाला एनायनिक पार्ट है, क्योंकि क्लोराइड हमेशा क्या बनाएगा? Cl- बनाएगा। तो ये बनाते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है? कोबाल्ट CO। टेट्रा अमाइन NH3 जो है वो 4 बारी लगा है, 2 बारी क्या लगा है? एक्वा वाटर लगा है। ठीक है जी, अब ये लग गया, अब इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, क्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि क्लोराइड आया तो मुझे मालूम है। अब इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में आने वाला, अब ये x निकालना है, ये x हमें निकालना है। ये x कैसे निकलेगा देखते हैं। कोबाल्ट में क्या है? x, जस्ट अ मिनट। तो ये हमने लिखा, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है? ये वाला पूरे का चार्ज कितना है? x है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कोबाल्ट, ये CO था, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मालूम है कितना है? 3 प्लस अमोनिया इज 0 इंटू 4 प्लस वाटर 0 इंटू 2 इक्वल टू x। ये ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर x है, तो ये x इक्वल टू कितना आ रहा है? 3। सो इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो ये x की वैल्यू 3 आ गई है, तो इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, तो ये हो जाएगा CO NH3 4 H2O twice Cl3 Cl3। ठीक है जी, क्लियर है जी? तो ये आ गया हमारा इस तरीके का क्वेश्चन। अब हम इसके बाद एक और करते, देखो ट्रेस, ट्रेस किस में लग रहा था? जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब ये हो गया, अब इसके बाद में क्या होगा? ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ट्रिस मतलब 3 बार लगेगा, क्या लगेगा? En, क्रोमियम, Cr हमने लिखा, En होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे आ गया Cl-। x की वैल्यू निकालनी है हमें, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मालूम है 3 है, ये कितना है? En 0 into 3 इक्वल टू x, x की वैल्यू फिर से क्या आ रही है? 3, तो ये बन जाएगा हमारा Cr En थ्राइस Cl3 Cl3। क्लियर है? तो ये हमारे इस तरीके से हम इनके नाम को लिख सकते हैं, मतलब नाम हमें गिवन है और कंपाउंड को डिटरमाइन करना है। बस ये चीज समझनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट x की वैल्यू निकालना समझना है।
एक और नया करते हैं, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन्होंने दे दिया है 2। अब जब ये निकलेट हो गया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया भैया हमारा, एनायनिक हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, पोटेशियम कैटायनिक। तो इसका आ गया के के ऊपर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव 1। ये क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाला है, टेट्रासाइनो निकलेट NiCO4, सॉरी CO नहीं है, CN है, NiCN4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन्होंने 2 दिया है, तो 2 निकालते हैं, यहां पे x लिख देते हैं, तो ये रहेगा x प्लस, x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो 2 प्लस -1 into 4 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो ये हो जाएगा K2NiCN4। क्योंकि इसका चार्ज ये -2 था, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला इसके पास आ जाएगा, तो K2NiCN4। इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब हमें एक और क्वेश्चन करना है। अब हमें यहाँ पे गिवन है आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट 3, आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दिया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया एनायनिक। अब देखो ये वाला आयरन था, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये क्या हो गया, ये कैटायनिक हो गया, तो इसका क्या करेंगे हम, Fe। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3, क्योंकि इन्होंने गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट में साइनो FeCN6 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, ये +3 इसके पास आ गई, ये x का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें गिवन है 2 प्लस CN पे -2 -1 into 6 इक्वल टू x। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, x इक्वल टू -4, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा Fe, यहाँ पे -4 था, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, Fe4 FeCN6 3, Fe4 FeCN6 thrice। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे। एक एक करके दिखाओ मुझे जरा, आप ये खुद से एक बार ट्राई करिएगा, सिंपल है। मैं इसमें थोड़े से लिगेंड डालना दे रहा हूँ, तो वो चीज आपको ट्राई करनी है। इसमें लिखिएगा अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लैटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है 2। तो ये वाला एक बार ट्राई करिएगा, अब मैं एक बार ट्राई करिए, जिसका होता है तो मुझे टेक्स्ट करिएगा, चैट में एक बार भेजो क्या आंसर आ रहा है।
हाँ जी, बना किसी का? अभी प्लैटिनेट है तो मतलब क्या होने वाला है, ये एनायनिक है, Pt, अमाइन NH3, ब्रोमाइडो Br, क्लोराइडो Cl। अब नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो के लिए दो चीजें थी, NO2 लगेगा या ONO लगेगा, बताइए। नाइट्राइटो के लिए क्या लगेगा, ONO लगेगा या NO2 लगेगा? वेरी गुड पलक, वेरी गुड, ONO लगेगा, क्योंकि इसके लिए तो हमने क्या लिखा था, सिंपली नाइट्रो, या हमने क्या लिखा था, नाइट्राइटो N। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नाइट्राइटो लिखा है तो वो ONO है, या हम लिखेंगे इसे नाइट्राइटो O। तो नाइट्राइटो के लिए हम क्या लिख देंगे, ONO। अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज लगना चाहिए, माइनस चार्ज आएगा, कितना आएगा, -1 2 3 4, ये निकालना है हमें। वो कैसे निकलेगा, प्लैटिनम, प्लैटिनम इज कितना के मैंने में 2। अब NH3 0, Br इज -1, क्लोरीन इज -1, नाइट्राइटो नाइट्राइटो इज -1, तो ये -3 हो गया और ये +2 हो गया, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया हमारा, -1। तो -1 आया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिर्फ माइनस लगा दिया, ठीक है। ये मैंने माइनस क्यों लगा दिया था, क्योंकि प्लैटिनेट था, ये एनायनिक पार्ट था, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। अब हम आगे शुरू करेंगे इसे। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्या है हमारा, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। इस वीकेंड आपका टेस्ट होएगा, इस चैप्टर का जितना भी हो जाएगा ये, ठीक है जी। चलिए आइसोमेरिज्म की बात करेंगे यहाँ पे। आइसोमेरिज्म होता क्या था, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था। ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म क्या बोलता है कि भैया वो वाली चीज, वो वाले कंपाउंड जहां पे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। हमने ऑर्गेनिक में पढ़े थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, और उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोल सकते हो, और उसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तीनों यहाँ पे भी हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, फिर ठीक है उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है जी। आइसोमेरिज्म का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, चलिए लिखिए यहाँ पे। आइसोमेरिज्म का हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, टू और मोर compounds which have the same molecular formula, two or more compounds which have the same molecular formula but different structures or spatial arrangements, are called isomers, and the phenomenon is called isomerism. आइसोमेरिज्म, इसको अगर हम डिवाइड भी करते हैं, आइसो मींस सेम एंड मर्ज मींस क्या होता है, पार्ट्स, सेम नंबर ऑफ पार्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो यहां से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
मैक्सिमम चांसेस होते हैं आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आने। देखो 4 टॉपिक है, नॉमेनक्लेचर है यहाँ पे, आइसोमेरिज्म है, बीबीटी है और सीएफटी, दैट्स इट। इनमें से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम यहाँ पे बात करेंगे ओके। फर्स्ट जो है हमारा मेनली 4 टाइप से हम लोग करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट है हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। लिखिए compounds which give different ions in solution, compounds which give different ions in solution although they have same composition, are called ionization isomers। ठीक है सर, क्लियर है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया CONH3 5Br एंड सल्फेट, ठीक है ना। हमने ये कंपाउंड लिया और एक कंपाउंड हम ले रहे हैं CONH3 5SO4Br। देखो यहाँ पे कोबाल्ट एक था, NH3 5 थे, Br एक था, यहाँ पे Br एक था, यहाँ पे सल्फेट था, यहाँ पे एक था। हमने करा क्या, जब इसे आयोनाइज करा इन द सॉल्यूशन पार्ट तो ये ब्रेक कर गया इसमें CONH3 5Br एंड SO4 -2 में, यहाँ पे -2 चार्ज लगा दोगे, चलो +2 चार्ज लगेगा, -2 यहाँ पे तो +2 यहाँ जाएगा, बैलेंस करा ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा CONH3 5B सल्फेट SO4 एंड Br-, इसके ऊपर माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है जी। तो क्या हुआ, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट जब मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो इसमें क्या हुआ, ये एक सल्फेट आयन दे रहा था और ये एक कैटायनिक पार्ट दे रहा था। यहाँ पे ये कैटायनिक पार्ट दे रहा है और जो एनायन था वो क्या है हमारा ब्रोमाइड आयन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट आयनाइजेशन करने पे अलग अलग आयंस दे रहे हैं सॉल्यूशन में, तो वो हो गए हमारे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ आपको। CONH3 4Cl2 NO2 and CONH3 4ClNO2 Cl, दो क्लोरीन NO2 एक NO2 एक, ठीक है। और लिख देते हैं हम PTNH3 4Cl2Br2 and PTNH3 4Br2 Cl2, ठीक है जी, क्लियर है। एक और करते हैं CONH3 5NO3 SO4 and CONH3 5SO4 NO3, ये बन गए हमारे। These are the few compounds। देखो उसमें क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर आप सीबीएसई में देखोगे कौन से कंपाउंड कोई भी मतलब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन या गिव डिफाइन
आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म विद एन एग्जांपल। तो आपको एक एग्जांपल लर्न कर लेना। एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4-5 एग्जांपल लिखवाए आपको, तो इनमें से करना क्या, आपको एक दो एग्जांपल लर्न कर लेने हैं और बना देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। राइट, नेक्स्ट करेंगे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है। एग्जांपल्स लिख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम आगे चलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हाइड्रेट से क्या समझ में आता है भैया? हाइड्रेट से समझ में आता है कि कोई वाटर मॉलिक्यूल्स का खेल होने वाला है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, या हम बात करेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की। वाटर का मॉलिक्यूल कुछ अंदर बाहर होएगा, कुछ चेंज करेगा। चलिए लिखिए इसमें compounds which have same molecular composition, compounds which have same molecular composition but differ in the number of water molecules, present as ligands. सर एक बार रिपीट करना। Yeah, compounds which have same molecular composition but differ in number of water molecules, present as ligand are called hydrate isomers, या solvate isomers। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल हम लिख लेते हैं। यहां पे हमने लिखा CrH2O6Cl3, ठीक है, ये हमने बनाया CrH2O6Cl3। ठीक है जी, ये क्या होता है हमारा एनहाइड्रस मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो अगर इसका नाम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। और ये क्या होता है हमारा, वॉयलेट कलर का होता है। दिस इज अ वॉयलेट कलर, इसको मैं क्लोराइड को ना नीचे लिख देता हूं ताकि हमारी दिखे पिक्चर। ठीक है, दिस इज अ वॉयलेट कलर। ठीक है सर, क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मेंटेन रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होएगा, कभी, अभी हम आगे पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी में, कभी भी हमारा हमारा अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वर्नर थ्योरी से ही चैप्टर शुरू होता है, और उसके सेकंड पेज में जो फर्स्ट लाइन है ना, उससे क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग। और एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अभी 2 साल पहले भी सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन था, 1 मार्क में वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, दूसरा कंपाउंड बनाते हैं CrH2O5। अब हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर ले आए तो 5 रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक क्लोरीन को अंदर लेके जाएंगे हम। ये क्या बना देगा, Cl2.2H2O, सॉरी Cl2.H2O, Cl2.H2O। अब ये वाला कंपाउंड क्या था, एनहाइड्रस है, इसके साथ डॉट H2O कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड आयन हो गया हमारा। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका नाम लिखते हैं हम पेंटा एक्वा, 5 वाटर लगे हैं, एक क्या लगा है, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप इसका तो 3 आ जाएगा, क्रोमियम, सॉरी क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये हो गया डाइक्लोराइड, मोनोहाइड्रेट। एक वाटर मॉलिक्यूल लगा होता है, एक मतलब मोनो, हाइड्रेट मींस वाटर। ठीक है जी, और ये जो होता है हमारा क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का।
ठीक है, इसे डाई को लिखो ना लिखो हार्डली मैटर, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ रहा था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है ये। एक और बनाते हैं CrH2O4। अब एक और वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो क्लोरीन अंदर लेके आएंगे ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमारा मेंटेन रहे, .2H2, ठीक है जी, क्लियर है। इसका नाम लिखते हैं टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम। ऑक्सीडेशन देखो x -2 इक्वल टू +1 x इक्वल टू 3, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये क्लोराइड स्क्वायर ब्रैकेट वाला आ गया, और ये क्या है, दो मॉलिक्यूल है, दो के लिए हम क्या लगाते हैं डाई हाइड्रेट, तो डाई हाइड्रेट ये इसका नाम आ जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा, ये कलर जो है वो क्या होता है ग्रीन कलर का कंपाउंड है। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा मेंटेन रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना है इसे। ठीक है जी, तो चलिए अब इसके बाद आगे करते हैं हम, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जो आइसोमेरिज्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसे नोट डाउन कर लीजिए, जब हो जाए तो बता दीजिएगा हो गया है सर। हो गया भैया? यस सर। तो ये हो गया हमारा, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होने वाला है, कोई भी एक लिगेंड है वो कैसे लिगेट कर रहा है, जैसे हमने CN लिया, CN एम्बिडेंटेट था, वो C के थ्रू भी लिगेट कर रहा था और N के थ्रू भी लिगेट कर रहा था। नाइट्राइटो लिया था, N के थ्रू भी लिगेट कर रहा था और O के थ्रू भी लिगेट कर रहा था। तो वो जो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स थे वो किस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिए इसमें, those complex compounds which contain both cationic and anionic complexes, which contain both cationic and anionic complexes, and the isomers differ with respect to the distribution of ligands in these complexes. सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, लिंकेज आइसोमेरिज्म का बता दिया था आपको। कोऑर्डिनेट में क्या होने वाला है, उनके लिगेंड्स ही चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहां पे मैंने लिया CrH2O नहीं CrNH36 CONH36 CN6 and CrNH36 COCN6
CONH3 6 CrCN6 and CrNH3 6 and COCN6 हमने लिया। यहाँ पे क्या किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट के जो लिगेंड से इधर इस वाले को इधर लगा दिया। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। इसके अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कंपाउंड है उसके कितने आइसोमेरिज्म हम बना सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे पूछे जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जब वो आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एक चीज मैं आपको कराने वाला हूं यहाँ पे कि वो कैसे कैसे हमारे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, कॉम्पिटिशन में आ जाएगा, सब्जेक्टिव में स्कूल में कहीं पे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो सिंपली ये पूछेगा कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म विद एन एग्जांपल, तो आपने ये कर देना। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दिया। क्या किया इन्होंने, लिगेंड्स जो थे सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो लिगेंड्स थे वो हमारे इंटरचेंज होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको मैं समझाता हूँ। अभी वो बोलता है कि मतलब ऑब्जेक्टिव वाला खत्म हो गया, सब्जेक्टिव वाला खत्म हो गया। अब एक चीज समझते हैं, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, एक कंपाउंड लेने वाला हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने लिया FeNH3 6 CrCN6। ठीक है जी, क्लियर है, ध्यान रखिए यहाँ पे। अब इसके कोऑर्डिनेशन, कितने कोऑर्डिनेट आइसोमर्स बन सकते हैं उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने एक ही दिखाया, बट ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। क्या पूछेगा देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इनके चार्जेस निकालते हैं। यहाँ पे आयरन X लिया प्लस, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज इसके बारे में, इसका चार्ज इसके बारे में, तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा, तो मतलब दोनों पे सेम चार्ज है, चाहे प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, सेम है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं FeNH3 पे चार्ज कितना होता है, 0 × 6 प्लस Cr पे कितना है x प्लस Cn पे कितना होता है -1 × 6, दोनों पे चार्ज बराबर थे तो इक्वल टू 0 आ गया। तो 2x - 6 = 0, x = 3। तो भैया यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये +3 है, या आयरन जो है वो +3 स्टेट पे है, और ये वाला माइनस वाला ये क्या है, -3 वाला है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओवरऑल ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज क्या है, +3 है, और दूसरे वाली प्लस ये वाली Cr वाली पे जो ओवरऑल ब्रैकेट पे चार्ज है वो कितना है हमारा, -3 है। अभी हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या किया, ये वाले उठा के इधर डाल दिए, ये वाले उठा के इधर डाल दिए थे, राइट। तो अब क्या करते हैं, यहां से मैं NH3 से एक चीज उठा के इधर और Cn उठा के इधर लेके आया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, FeNH3 5, क्योंकि मेरे को मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे Cn ले आया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या किया, CrCN5 NH3, और ये हो गया खत्म। ठीक है जी। अब आयरन पे चार्ज कितना था, +3, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज निकालते हैं। ये +3 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1, तो जब ओवरऑल चार्ज कितना बचा मेरा, +2 स्क्वायर ब्रैकेट पे। इस वाले पे कितना बचा, +3 - 5 = -2, इस वाले पे कितना बचा, -2। तो ये मेरा क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। ओवरऑल चार्जेस होने चाहिए, 0 हो गया तो वो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे -3 था, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +3 था, यहाँ -3 था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने एक Cn उठा के इधर ले आया, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना रहा है, +2, इधर से एक NH3 इधर ले गए तो -2, तो ये एक कोऑर्डिनेट आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर। अब उसके बाद दोबारा से देखो, एक आइसोमर ये हो गया, दूसरा आइसोमर ये बन गया, तीसरे आइसोमर की बात करते हैं। FeNH3 यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे Cn होल ट्वाइस आ गया, इधर कितना हो गया, CrCN4 NH3 2, ये आ गया। यहाँ पे चार्ज +3 था Fe में, NH3 का 0 रहा, Cn का -2 हो गया, ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, +1। इधर की बात की तो +3 - 4 = -1,
दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो ये भी क्या कर रहा है, एक आइसोमेरिज्म, आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब फोर्थ वाला रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ वाले में क्या होगा, एक और सीएन इधर ले आते हैं, तो FeNH3 thrice CN thrice CrNH3 thrice CN thrice। वो आगे पीछे हो गया तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे चार्ज +3 -3 इक्वल टू 0, यहाँ पे +3 -3 इक्वल टू 0। अब ये भी 0 ये भी 0, कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। मैंने अभी आपको बताया अगर ये 0 0 है तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो फोर्थ वाला हमारा गलत है, ये वाला कोई कोऑर्डिनेट आइसोमर नहीं बना भैया, दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अब हम क्या करते हैं, इसे उठा के और लेके आते हैं, थोड़ी सी और पोजीशन चेंज करते हैं। यहां से इस CN को उठा के इधर लेके आता हूं, तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे हमारा हुआ Fe। अब NH3 कितने रह गए, 2, NH3 2 रह गए, CN कितने हो गए, 4। बस ये ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ पे हो गया CH3 NH3 4 CN ट्वाइस। यहाँ पे चार्ज कितना है, +3 -4 इक्वल टू -1 आ गया, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। ये +3 था और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है -2 इक्वल टू +1। -1 +1 आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चौथा सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो यूजुअली जब हम कोई कंपाउंड रखता है तो पहले कैटायनिक पार्ट होता है, बाद में क्या आता है, एनायनिक पार्ट। तो यहाँ पे भी मैं वही करने वाला हूँ। ये वाला पार्ट क्या था, कैटायनिक था, इसको उठा के पहले लिख रहा हूँ और ये वाले को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे लिख दिया, इसी को सेम ही रिप्रेजेंट, फोर्थ कोऑर्डिनेशन फोर्थ था, तो Cr पहले लिख दिया, यहाँ पे आ गया NH3 4 CN होल ट्वाइस Fe NH3 4 NH3 2 CN4, ये आ गया फोर्थ। ये क्या है, फोर्थ हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था, सॉरी आइसोमर था। फिफ्थ लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये NH3 इधर लेके आना था, CN इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Cr NH3, ये वाला इधर लिख दिया, तो यहाँ पे NH3 मूव कर रहा था, तो यहाँ पे NH3 कितने हो गए, 5, यहाँ पे कितने हो गए, CN1, यहाँ पे Fe आ गया, NH3 एक ही रह गया, CN हो गए 5। तो यहाँ पे चार्ज कितना रहा, +3 -1 +2 +3 -5 इक्वल टू -2। ये फिफ्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। ये क्या कर रहा है, 5 दिखा रहा है, समझ गए भाइयों बहनों, क्लियर है। अब छठा भी बना लेते हैं, यहाँ पे ये CN फिर इधर मूव कर देते हैं, तो Cr NH3 6 Fe CN 6, तो ये 6th आइसोमर हो गया हमारा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कितने बने भैया हमारे, 6। इस वाले में Fe के साथ क्या लगा है, NH3 6, यहाँ पे Cr के साथ क्या लगा है, CN 6। लास्ट वाले में क्या हो रहा है, Cr के साथ हमने क्या लगा दिया, NH3, Fe के साथ क्या लगा दिया, CN। यहाँ पे भी हमने यही किया था, ये सेंट्रल एटम, ये Cr यहाँ आ गया था, CO यहाँ आ गया था, ठीक है जी। जहां पे चार्ज 0 होएगा वो हमारा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो भैया अगर वो पेपर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि भैया ये कंपाउंड हमें गिवन है, इसके कितने कोऑर्डिनेट आइसोमर बनने वाले हैं, तो आप वो ढूंढ के निकाल सकते हो। यूजुअली यही वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सिंपली क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पे एक चीज रिप्रेजेंट नहीं की गई है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में ये चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो भैया ये चीज ध्यान से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ये कर लीजिए, ठीक है जी। क्लियर है, सबको समझ आ गया। हाँ जी अभिषेक, अर्णव, भूमि, देवांशी, सभी को क्लियर है।
ओके तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म की। नोट डाउन कर लिया ये? ओके नेक्स्ट जो है हमारा आइसोमेरिज्म दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म मैंने पहले बता दिया आपको कि कोई भी लिगेंड था वो किस तरीके से हमारा अटैच कर रहा है, उसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। उसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म की हम यहाँ पे बात करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, चलिए लिखिए इसे। इसमें लिखिए when more than one atom in a monodentate ligand may function as a donor atom, ब्रैकेट में लिखिएगा एम्बिडेंटेट लिगेंड, क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगेंड के पास ही थे एक से ज्यादा डोनर एटम, बट वो होते क्या है मोनोडेंटेट। ठीक है सर, तो इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला या क्वेश्चन में लिख देंगे। एक एग्जांपल लिखा हूं क्वेश्चन में, CONH3 NO2 +2 ये था। इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता था। ये CO सेंट्रल एटम था, यहाँ पे हमने NH3 लगा दिया, यहाँ पे NH3 लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया, जैसे तीसरा NH3 लगा दिया, चौथा NH3 लगा दिया और ये पांचवा NH3 लगा दिया। तो ये क्या कर रहा था, NO2 N के थ्रू लिगेट कर रहा था तो नाइट्रो हो गया। इसको मैं एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता था, NH3 ONO NH3 ये हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी, तो ये हो गया। इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको अंदर नाइट्राइटो या नाइट्रो लिख देंगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा नाइट्राइटो, नाम लिख लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा पेंटा अमाइन नाइट्राइटो या नाइट्रो, कुछ भी लिख सकते हो, नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन। इसके अंदर क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन कोबाल्ट, सॉरी पेंटा अमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है सर, तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे आप नाइट्राइटो लिखना चाहोगे तो नाइट्राइटो N भी लिख सकते हो, नाइट्राइटो N, और यहाँ पे नाइट्राइटो O। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। लिंकेज आइसोमेरिज्म के ही एग्जांपल्स हैं, ये लिख लीजिए। Cr H2O5 SCN, अब ये SCN है, S के थ्रू लिगेट करेगा तो थाई हो जाएगा, अगर N के थ्रू लिगेट करेगा तो आइसो थाई हो जाएगा।
CrH2O 5NCS प्लस सॉरी माइनस। ठीक है सर, दोनों में प्लस 2 है सर, ये भी प्लस 2 ये भी प्लस 2। एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल लिखते हैं CO NH3 2 NO2 2 PY2 NO3। ठीक है जी, और CO NH3 2 ONO2 PY2 NO3 नाइट्रेट आ गया। ठीक है जी, तो बस ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये आप लिख लीजिए।